तब कभी कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। चलो ये सारी चीजें हो गई। अब हम लोग कुछ और एमसीक्यू क्वेश्चन जो होते हैं हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, जैसे परमिशन ऑफ वेल्डिंग। ठीक है, शायद हमको लग रहा है 12 या 13 नंबर सवाल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर शायद 13 ही होगा। ठीक है, लिखो परमिशन ऑफ वेल्डिंग। बहुत बार अंडरग्राउंड मेंस में परमिशन करना होता है, परमिशन ऑफ वेल्डिंग। ठीक है, वेल्डिंग तो अंडरग्राउंड मेंस में बहुत बार वेल्डिंग करना हो जाता है ना। वेल्डिंग, वेल्डिंग मतलब आप लोग वेल्डिंग के बारे में सुने होंगे, देखी भी होंगे। ठीक है, हम लोग तो छोटा में जब वेल्डिंग वेल्डिंग होता था हम लोग सामने चल जाते थे, देखते रहते थे। तो देखना मत, आंख के ऊपर असर पड़ता है। ठीक है, जो लाइट निकलता है, आर्क वेल्डिंग होता है, गैस वेल्डिंग होता है। तो वेल्डिंग जो भी होता है उसमें हम लोग को परमिशन कौन देगा? परमिशन किससे परमिशन लेना होता है? सिंगल ही डी होगा, मैं गलत लिख दी, पहले ही ठीक लिखा था, WELDING वेल्डिंग। वेल्डिंग का परमिशन कौन देता है? तो वेल्डिंग का परमिशन आपका, जैसे पहले ये डेटा चेंज हुआ है इसलिए ध्यान में रखना। पहले क्या था? डिग्री 1 में मैनेजर था, है ना, डिग्री 1 में मैनेजर। अभी डिग्री 1 एंड डिग्री 2 दोनों में मैनेजर साहब दे सकते हैं। मैनेजर के लिखित आदेश द्वारा ये होता है। इसमें कैसा होता है मैं ये भी समझा देता हूं। देखो डिग्री 3 में क्या होता है? डिग्री 3 में तुम्हारा होता है, तुम्हारा RI से लेना होता है। देखो समझा देता हूं, जहां पर वेल्डिंग करना होता है वहां पहले उस जगह को अच्छी तरह भिगाया जाता है। कुछ कंडीशंस होती है, उस जगह को अच्छी तरह भिगा लीजिए तो कंपिटेंट पर्सन रहेगा। फायर एक्सटिंग्विशर्स को रखिए, बालू एक्स्ट्रा ला के रखिए। ठीक है, बहुत सारी चीजों को लेकर वहां पे वेल्डिंग करना होता है। ये वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन जहां पर भी होगा ना तो पूरी तरह टीम प्रिपेयर होकर वहां पे काम करती है। और इस केस में क्या होता है वो साथ ही साथ एक चीज और इसमें ध्यान में रखना होता है, क्या कि कोई कंपिटेंट पर्सन का सुपरविजन में ही होगा, है ना। उसमें सब लोग साइन करते हैं, एक रजिस्टर रिकॉर्ड है वेल्डिंग का। उसमें माइन इंचार्ज से लेके ना, माइन इंचार्ज को पता होता है, ओवरमैन को पता होता है, सेफ्टी ऑफिसर को ही मालूम होता है। इस तरह से लोग सबको मालूम होता है, सब लोग उस पर साइन करते हैं। उसके बाद परमिशन कॉपी में मैनेजर साइन करके देते हैं कि हाँ भाई इनके सुपरविजन में हो रहा है, कौन सुपरवाइजर है, सबका नाम होता है और उस हिसाब से काम होता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान रखना होता है। अब हम लोग ये चीज देख ली, हम लोग इतना क्या होता नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। अब ये वाला हो गया हम लोगों का, RI वाला हो गया, 30 डेज वाला हो गया, ग्राम से रेशियो सब आप लोग कर लिए, वेल्डिंग वाला भी कर लिए। अच्छा एक चीज ना, ऊपर वाला में एक चीज लिखाते लिखाते शायद मेरा से मिस हो गया, CO का जांच, परसेंटेज ऑफ CO बाय ऑटोमेटिक डिटेक्टर। ये क्वेश्चन एक छूट गया, इसको थोड़ा सा उसी 13 नंबर में लिख लेना, ये नीचे रह गया। ठीक है, देखो एट व्हाट इंटरवल, ये भी इंटरवल वाला ही है। ठीक है, एट व्हाट इंटरवल, इससे पहले लिखाना चाहिए था, मिस हो गया, एट व्हाट इंटरवल। ठीक है, इंटरवल लिखो, परसेंटेज ऑफ CO shall be examined। देखो एट व्हाट इंटरवल परसेंटेज ऑफ CO shall be examined, shall be examined। ये छूट गया, उससे इससे पहले होता तो ज्यादा अच्छा लगता। एग्जामिन बाय ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, ठीक है, बाय ऑटोमेटिक फायर, ऑटोमेटिक सॉरी ऑटोमेटिक डिटेक्टर लिखो। ऑटोमेटिक डिटेक्टर मतलब जो स्वतः जांच करता है ना, जो ऑटोमेटिक डिटेक्टर टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जांच करते हैं। जितना भी इंस्ट्रूमेंट होता है सब हम लोग का जो परमिशन होता है तुम्हारा, वो तुम्हारा ये किसके जरिए, तुम्हारा क्या बोलते हैं हम लोग, RI द्वारा, CI द्वारा अप्रूव्ड होता है। ठीक है, DGMS द्वारा अप्रूव होना चाहिए। इसमें ना लोकेशन इंपॉर्टेंट होते हैं सब। इसमें मेन रिटर्न में हम लोग करते हैं, है ना, मेन रिटर्न जैसे आप लोग अभी थोड़ा देर पहले भी लिखे थे, डिस्ट्रिक्ट रिटर्न में हम लोग करते हैं, है ना, यहाँ जांच होता है। गोफेज के पास होता है, जब भी लिखे थे हम लोग, गोफेज के पास होता है, गोफेज के, ये सब जगह हम लोग जांच करते हैं इसका। कहीं CO तो नहीं है, ओल्ड वर्किंग में जाके जांच कर सकते हो, ओल्ड वर्किंग जो हो गया मेरा, वहां पे जाके जांच करो। तो ये सब जगह क्या होता है, CO का जांच करते हैं हम लोग, यहाँ पे कहीं कोई CO वगैरह तो नहीं मिल रहा है। ये सब जांच होता है कहाँ, मेन रिटर्न, डिस्ट्रिक्ट रिटर्न, गोफेज और ओल्ड वर्किंग जैसा प्लेस में जाके नॉर्मली हम लोग जांच करके देखते हैं 7 दिन में, कहीं कोई CO वगैरह तो नहीं मिल रहा है, कहीं कोई इंडिकेशन तो नहीं है। इस तरह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब एक सवाल और आता है कि हु फ्रेम द, ठीक है, हु फ्रेम द फायर फाइटिंग, फायर फाइटिंग लिखो, फायर फाइटिंग प्लान कौन बनाता है, फायर फाइटिंग प्लान कौन बनाता है? हु मेड लिखो, हु फ्रेम लिखो, जो लिखना लिखो, हु फ्रेम या मेड, तुमको जो सुटेबल है, मेड भी लिख सकते हो। हु मेड, हु फ्रेम, फ्रेम द फायर फाइटिंग प्लान और स्कीम, जो भी बोलते हैं हम लोग, फायर फाइटिंग
फाइटिंग प्लान। तो फायर फाइटिंग प्लान, फायर फाइटिंग प्लान मतलब कैसे फायर लगने पे क्या करना है, क्या प्रिकॉशंस लेना है, कहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर होगा, कहाँ पे डस्ट रहेगा, कहाँ पे सैंडस्टोन रहेगा, कहाँ पे वाटर पाइप रहेगा, सारा का सारा प्लान में दिया रहता है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग माइंस में फायर फाइटिंग अरेंजमेंट होता है। इसका प्लान बनता है, कौन बनाता है? तो बाय मैनेजर। किसके द्वारा बनाया था? मैनेजर। तो कोई भी प्लान स्कीम होता है ना, सब मैनेजर ही बनाते हैं, बट अप्रूव्ड बाय आरआई। जो रीजनल इंस्पेक्टर होता है ना, उनके द्वारा आरआई द्वारा क्या होता है, उसके अप्रूव किया जाता है। आरआई उसको अप्रूव करते हैं कि हाँ भाई ये ठीक ठाक बना है कि, लेकिन बनाएगा कौन? मैनेजर। तो मैनेजर बनाते हैं, लेकिन आरआई क्या करता है, उसको अप्रूव करता है, हाँ भाई आपका ठीक ठाक बना है कि नहीं। तो आरआई के पास ना हर तरह की इंफॉर्मेशन होता है खदान में, आप जो कुछ भी कर रहे हो सारा चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होता है। तो ये होता है। तो मोटा मोटी यहाँ पे हो गया। अच्छा, अब मान लो कहीं पे आग लगा हुआ, उसको डीलिंग किसके अंदर चार्ज होगा? डीलिंग ऑफ फायर शेल बी चार्ज अंडर। अगर कहीं पर आग लगा है, डीलिंग ऑफ फायर चल रहा है, फायर को डील करना है ना। देखो, फायर डीलिंग, DEALING, डीलिंग है ना, शेल बी चार्ज अंडर, शेल बी चार्ज अंडर। ये सब याद रखना, तुम्हारा जीवन में बहुत काम देगा। बहुत फंसने वाला जगह मिलता है अंडरग्राउंड में। मान लो फायर आग लगा है, बोलते बुझाने के लिए चल जाए, बुझा दीजिएगा, नहीं। उसके लिए ना किसके अंदर चार्ज होगा? असिस्टेंट मैनेजर। अगर तुम असिस्टेंट मैनेजर नहीं हो तो तुम बोल सकते हो कि सर मेरा, ठीक है, ठीक है, नहीं है सर, हम इसको नहीं कर सकते, मेरा सर कार्य क्षेत्र से बाहर है। तुम ऐसा बोल सकते हो कि सर मेरा कार्य क्षेत्र से बाहर है। हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, हम लोग फ्लो में या फिर ऐसा में हम लोग क्या करते हैं, कर देते हैं। जैसे एक चीज हम लोग देखते हैं अक्सर हम लोग के साथ होता है, जो तुम भी इस बात को नोटिस करना, तुम भी कहीं ट्रेनिंग व्रेनिंग किया होगा तो, कि जो एंकरेज टेस्टिंग होता है ट्रेनिंग में, एंकरेज टेस्टिंग कौन साइन करता है? एंकरेज टेस्टिंग पे तुम कभी देखो एंकरेज टेस्टिंग का रिपोर्ट बुक कौन साइन करता है? कौन साइन करता है एंकरेज टेस्टिंग के रिपोर्ट बुक पे? कौन साइन करता है? तुम्हारा वहां असिस्टेंट मैनेजर था। हम लोग के यहाँ एंकरेज टेस्टिंग होता है ना, अभी भी ओवरमैन और सरदार इसको साइन करता है, क्योंकि नहीं है, असिस्टेंट मैनेजर का होना चाहिए ना, असिस्टेंट मैनेजर उसको साइन करते हैं, ये नियम है। तो उसमें क्या है, ओवरमैन सरदार को कर दिया कभी, वही करते आ रहा है, फिर उसको जगह कोई नहीं आया तो वही कर रहा है, तो वही नीति चल रहा है ना। तो इस सब चीज पे अपने आप को सेफ रखना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना जो तुम्हारे क्षेत्र से बाहर है, तुम उसको कर भी नहीं सकते हो। तुम बोल दो कि सर ठीक है हम जांच कर देंगे, लेकिन रिपोर्ट बुक पे हम साइन नहीं करेंगे। ये सब चीजें ऐसा तरीका होता है बोलने का, सर ठीक है सर, आप मानते हैं सर आपके पास समय कम है सर, आप बहुत काम करते हैं सर, आपके ऊपर लोड बहुत ज्यादा है, मैं कर दूंगा, पर रिपोर्ट बुक में मैं साइन नहीं करूंगा, आपको साइन आप ही को करना होगा। तो बोलेंगे अरे आप तो कर ही सकते हैं, आप तो है ही, आप तो देखते हैं, आपको सब तो पता ही है। पर सर जो भी हो सर, हम नहीं साइन करते, मेरा है ही नहीं सर पावर हो। नहीं आप कर सकते हैं, बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, सर मेरा पावर है ही नहीं सर, हम कैसे कर देंगे, हम नहीं कर पाएंगे सर, ऐसे बोल देना है, ठीक है, ये नहीं होगा। तो ये सारी चीजों को तुम लोग ध्यान में रखना, कभी भी तुम करोगे ये सब चीज पे ध्यान रखा जाता है, सब बात को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच कैपेसिटी ऑफ डंपर। अच्छा, यहाँ पे हो गया असिस्टेंट मैनेजर के अंडर हो गए, तो सवाल लिख लिए। देखो, इन विच कैपेसिटी ऑफ डंपर, ठीक है, सेमी टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। लिखो लिखो, क्वेश्चन क्या है, रेड कलर से लिखता हूं, ब्लैक इस्तेमाल नहीं करेंगे, रेड से। ये सवाल लिखो, क्या बोल रहा है ये सवाल, इंटरेस्टिंग है, आपके एग्जाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एनसीएल में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिक मार्क। देखो, इन विच, देखो, कैपेसिटी ऑफ डंपर, लिखे इन विच कैपेसिटी ऑफ डंपर, ठीक है, लिखे इन विच कैपेसिटी ऑफ डंपर सेमी टाइप, लिखो सेमी टाइप, ठीक है, AFDSS, 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 AFDSS। AFDSS का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, लिखो, ऑटोमेटिक, 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 लिखे ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन, फायर डिटेक्शन, डिटेक्शन, लिखे ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, एंड सप्रेशन, सप्रेशन सिस्टम, सप्रेशन सिस्टम, सिस्टम shall be used।
तो किस साइज का डंपर में हम लोग ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सप्रेशन सिस्टम यूज होता है? इसमें लिखो, लिखो अप टू 35 टन ही सेमी टाइप होगा, सेमी टाइप सभी में रहेगा बाबू। अभी सब में कर दिया है। और एक्सीड अगर हो जाए, अगर अप टू 35 टन ही नहीं, ठीक है, नहीं लेस देन होगा, माफ करना, लेस देन होगा, लेस देन 35 टन से कम हो तो इतना होगा, ठीक है। और 35 और मोर, इफ 35 टन और मोर हो जाएगा तो कितना होगा, तब मेरा हो जाएगा और फुल्ली टाइप। तो क्या होगा मेरा, फुल्ली टाइप, फुल्ली, फुल्ली AFDSS, फुल्ली ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सप्रेशन सिस्टम यूज होगा। सेमी टाइप कब यूज करेंगे, जब मेरा 35 से कम हो, और 35 से अगर ज्यादा हो जाता है तो मेरा कंप्लीटली क्या होगा, ऑटोमेटिक डिटेक्शन होगा और ऑटोमेटिक उसको फायर पंप को कंट्रोल करने वाला सिस्टम। देखो ये क्या है, ऐसे अभी कुछ घटना हम लोग भी देखे, हम लोग भी एक दो वीडियो देखे हैं। डंपर जल रहा है, तुम सोचो एक डंपर मेरा जल रहा है, एक डंपर का कॉस्ट 80 लाख 90 लाख आता है, अगर अच्छा हाईली मतलब ये हो तो, कैपेसिटी पे भी डिपेंड करती है। तो एवरेज देखोगे ना, कोई भी डंपर का जो दाम होता है 50 लाख से तो नीचे नहीं है, एवरेज 50-60 लाख हर माइंस में इस्तेमाल होता है। अब सोचो उतना कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट अचानक जल रहा है। एक हमारे यहाँ कुछ दिन पहले एक बेचारा फायर में, वो तो सोबेल था, तो फायर कुछ एरिया पे काम कर रहा था, तो बेचारा सोबेल से वो जल गया। ऐसा हुआ, घटना हुआ, बहुत बहुत ज्यादा उस पे मतलब प्रतिक्रिया भी हुआ, हम लोग भी देखे उस चीज को। तो ऐसा दिक्कत होता है, तो उस चीज से बचने के लिए नियम क्या है, उस चीज से बचने के लिए जो नियम और जो ये बनाया गया है, उसमें क्या किया गया है, उसमें जैसे बच्चा बता रहा सर वॉल्वो का 2 करोड़ दाम, सही बात है। तो उसमें क्या है कि उसमें एक सिस्टम बना दिया है, इसको बोलते हैं AFDSS। जैसे आप देखते हो आजकल बहुत सारा, तुम जाओगे, तुम्हारा क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी हो गया या कोई तुम्हारा बढ़िया सा तुम ऑफिस वगैरह जाओ या हॉस्पिटल वगैरह में क्या होता है, एक फायर सप्रेशन सिस्टम लगा हुआ है हर जगह। उसमें फायर डिटेक्ट करने का, स्मोक जाने से डिटेक्ट करेगा और खुद ही वो वाटर को स्प्रे करेगा, ऐसा सिस्टम बना दिया गया है। तो उसी तरह से बोलता है ना कि डंपर में भी आपको लगा रखना है कि फायर अगर उसको स्मोक मिले तो खुद ही वहां पे नोजल पॉइंटेड रहेगा और वो खुद ही एक्टिवेट होकर वहां पे आपको बुझा देगा। तो सेमी टाइप में क्या है, सेमी टाइप में क्या होता है, वार्निंग मिलेगा, वार्निंग मिलेगा, तुमको मैनुअली ऑपरेट करके बुझाना होगा। और ऑटोमेटिक में क्या है, फुल्ली वो ऑटोमेटिक काम करेगा, मतलब तुमको कुछ करना ही नहीं। अगर आग लगा तो ऑटोमेटिक उसको पता भी चलेगा और ऑटोमेटिक बुझा के तुमको बता भी देगा कि आग लगा तो बुझा दे, ठीक है। लेकिन सेमी टाइप में क्या होता है, तुमको पता चलेगा और तुम खुद से बुझाओगे। ये तरह का सिस्टम हम लोग लगाते हैं। 35 तक से कम हुआ तो सेमी टाइप, और अगर 35 या उससे ज्यादा हो गया तो हम लोग ऑटोमेटिक टाइप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। ठीक है, लिखो 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 देखो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया सिंपल, ये सवाल था एक तो, ये लिख लिया आप लोग 35 टनी। लिखो लिखो, हाउ मच, नेक्स्ट क्वेश्चन 17-18 नंबर लिखो, हाउ मच, हाउ मच हार्ड कवर, हार्ड कवर, हार्ड कवर रिक्वायर्ड above the, above, above the, above the working seam, working seam, if above seam has fire। अगर ऊपर वाला सीम में ना आग लगा है, एबव सीम में अगर आग लग चुका है, ऊपर वाला सीम में अगर आग लगा है, ऊपर वाला सीम में अगर आग लगा हुआ है और नीचे में वर्किंग करनी है, वर्किंग करना है, तो आपको हार्ड कवर चाहिए। सवाल मैंने करवाया बहुत बार, इससे पहले भी हुआ है। तो आपको हार्ड कवर कितना होना चाहिए, 10 मीटर। कितना होना चाहिए, 10 मीटर, 10 मीटर होना चाहिए। और रिवर्स पॉसिबल ही नहीं है, रिवर्स, रिवर्स नॉट पॉसिबल। मतलब तुम चाहोगे कि नीचे आग लगा ऊपर काम करना, तो पॉसिबल नहीं है। बहुत सारा माइंस का प्रॉपर्टी ने इसी तरह बर्बाद हुआ है, आग लग, ठीक है। तो उल्टा कभी पॉसिबल नहीं है। तुम सोचो कि नीचे में आग लग रहा है, वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उल्टा पॉसिबल है। मतलब अगर ऊपर में आग लगा है तो तुम नीचे नीचे तुम उसके नीचे काम कर सकते हो, लेकिन
नीचे अगर आग लगा हुआ तो तुम ऊपर काम नहीं कर सकते, नीचे अगर आग लगा तो ऊपर काम कभी नहीं होगा, लेकिन अगर ऊपर आ जाए तो 10 मीटर का हार्ड कवर का पार्टिंग अगर हो, देखो ध्यान देना बाबू, यहाँ पर क्या वर्ड है, हार्ड कवर है ना, हार्ड कवर, तो हार्ड कवर अगर 10 मीटर हो तब तुम काम कर सकते, 10 मीटर नहीं, हार्ड कवर 10 मीटर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट द डिस्टेंस ऑफ, देखो राइट द डिस्टेंस ऑफ अनकंट्रोल्ड फायर फ्रॉम माइन इन ट्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है 19 नंबर, राइट द डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ अनकंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड, ठीक है, अनकंट्रोल्ड माइन फायर, अनकंट्रोल्ड सरफेस फायर लिखो, सरफेस फायर, फायर फ्रॉम माइन इन ट्रांस। No person allowed to go below ground। देखो बिलो ग्राउंड नीचे तुम किसी को भेजोगे नहीं, अगर अनकंट्रोल्ड फायर, जैसे इमेजिन करो तुम्हारा एक सीम है, तुम जैसे मान लो तुम्हारा एक माइंस है, ठीक है, एक माइंस तुम्हारा ही है, ठीक है, अब इसी के बगल में तुम क्या किए थे, पेट्रोल पंप थोड़ा दूर पे बना हुआ था, यहाँ पे एक पेट्रोल पंप, इसी पेट्रोल पंप या कुछ भी था, अचानक इस पेट्रोल पंप में आग लग गया, पूरा पेट्रोल पंप जल रहा है, या फिर तुम मान लो लकड़ी कुड़ी कुछ रखे थे उसी में आग लग गया, पूरा आग लग गया, पूरा को पूरा लकड़ी क्या धाए धाए करके जल रहा है, धुआं उठ रहा है, पूरा जल रहा है, क्योंकि अनकंट्रोल लग रहा है, तुमको भी लग रहा है डर कि भाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा जल रहा है, तो तुम अंडरग्राउंड में आदमी को नहीं भेजोगे, ये कितना मीटर का दूरी हो जहां तक आदमी को नहीं भेजा जाएगा, कितना मीटर नहीं भेजेंगे हम लोग, कितना मीटर, 60 मीटर, 60 मीटर का अगर अंदर फायर लग जाए तो हम लोग अंडरग्राउंड में व्यक्ति को जाने नहीं देंगे, अगर ये अनकंट्रोल्ड हो तो। अब तुम मान लो कि क्या किया, यहीं पे तुम एक पोड़ा खुद से लकड़ी कोयला को जलाया है, तो तुम कोयला जला, इसका मतलब तुम उसका इंटेंसिटी जानता है, तुम्हारा कंट्रोल में हो, लेकिन एक आग लग गया, ठीक है, जो अनकंट्रोल्ड है, कोयला हीप रखे थे तुम, उसी कोयला में आग पकड़ लिए फायदे करके, पूरा कोयला चल रहा है, जो कि अनकंट्रोल्ड है, लेकिन एक कंट्रोल्ड फायर है, तो कोयला में तुम आग लगाए खुद से, तुम किसी चीज को गर्म करने के लिए, तुम पजाने के लिए तुम किसी चीज को गर्म कर रहे हो, जैसे लोहार लोग करता है, तुम गोला माटे को सेकने के लिए, गोला माटे को सिखाने के लिए तुम खुद से आग लगाए हो, तो वो अलग मैटर है, लेकिन अगर अनकंट्रोल्ड फायर है तो किसी को हम अंडरग्राउंड में जाने ही नहीं देंगे 60 मीटर तक। और 15 मीटर तक क्या डेटा था, 15 मीटर में आग जलाना ही नहीं, जलाओगे नहीं, 15 से 60 मीटर के जला सकते हो, तुमको अलाउ है जलाना, तुम जलाओ, लेकिन कंट्रोल्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं होना कि जलाने के बाद तुम खुद बोलोगे सर बुझेगा कैसे, ठीक है, सर ये बुझेगा कैसे, जला तो दिए, अब सर समझ में नहीं आ रहा बुझेगा कैसे, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे आपका सेम मार्क्स है, कुछ बुक का क्वेश्चन है जो आप लोग को बुक का क्वेश्चंस कर लेना, कुछ बुक का क्वेश्चंस पूछता है, जैसे एक क्वेश्चन आता है कि एट व्हाट टेम्परेचर द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन बिकम डबल, एक क्वेश्चन बड़ा बहुत अच्छा सवाल पूछता है, देखो 20 नंबर, एट व्हाट इंटरवल, इंटरवल रेट ऑफ लिखो, एट व्हाट इंटरवल रेट ऑफ ऑक्सीडेशन बिकम डबल। इस सवाल, इस चैप्टर पे ना एक और दिन देना था यार, बहुत स्पीड में पढ़ा रहा हूं, एक और दिन चाहिए था, ऐसा बहुत कुछ बात था, जो सील्ड ऑफ पैनल होता है, सील्ड ऑफ पैनल का पूरा कहानी अधूरा ही रह गया, नहीं बता पाए, अच्छा से नहीं पढ़ा पाए, मैं खुद इस बात, मतलब मैं संतुष्ट नहीं हूं पढ़ाने से अपना, तुम लोग को लग रहा है सर तो सब पढ़ाई दिए, लेकिन मैं ना, तो मुझे मिलता है ना अंदर से संतुष्टि, वो मुझे नहीं मिल रहा है, इसमें एक और दिन का क्लास ये होना चाहिए था, तो होने से अच्छा रहता है, ये अच्छे से हम लोग सीख पाते हैं, एक क्लास और चाहिए था, मांगता है ये टॉपिक एक क्लास ना चाहिए। जैसे सील्ड ऑफ पैनल क्या होता है, पैनल में आग कैसे लगता है, उसको कैसे सील करती है, ऑपरेशन को थोड़ा समझना था, रीओपनिंग ऑफ पैनल का जो पार्ट आता है इसी का पार्ट है वो, है ना, उसके बारे में जानना था, आइसोलेशन स्टॉपिंग्स का जो होता है, उसको ग्रुप्स कटिंग वगैरह ये सब चीज थोड़ा थोड़ा था, तो हम लोग को जानना था ये था, ठीक है, चलो देखते हैं, जब भी मौका मिलेगा उस भी बताएंगे। चलो 21 नंबर क्वेश्चन देखो, फिलहाल तो क्योंकि एग्जाम में थ्योरी आता नहीं इसलिए हम लोग उसको अवॉइड भी कर देते हैं, देखो राइट द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिफरेंट कॉल शीट, राइट द incubation period
इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिफरेंट कोलसीन। देखो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, थोड़ा इस पे चर्चा कर देते हैं। कोलसीन देखो समझ लेना ये वाला, ठीक है, एक बार समझाएंगे अच्छा समझना। देखो हर एक मैटर के क्या होता है, लैगोनिग्रेशन होता है। मतलब जब तुम उसको जलाओगे, कोई आग के संपर्क में लाते हो किसी मैटर को, जो सर्टेन टाइम तक रखना होता है तब आग पकड़ता है। पेपर हो सकता है 5 सेकंड में जल जाए, लकड़ी को जलाने में 5 मिनट लगेगा। कपड़ा 2 मिनट में जल सकता है, लेकिन लकड़ी अगर तुम जलाओगे तो 10 मिनट लग जाएगा तुमको आग का संपर्क में, तब जाकर उसमें आग पकड़ेगा। तो उसी तरह टाइम होता है इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब उसी तरह कौन कोयला में कितना देरी तक समय है। तो ये जैसे हम लोग का जो कोयला फॉर्मेशन हो उसके साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, और वो कोलफील्ड के हिसाब से, जैसे झरिया कोलफील्ड, अगर हम झरिया कोलफील्ड की बात करेंगे, झरिया कोलफील्ड में जितना भी कोल से मिलता है लगभग उसका कितना होता है, 9 महीना से 18 महीना तक है, 18 महीना तक है। खुद मेरा माइंस का 18 मंथ है, ठीक है, 9 महीना से कितना, 18 मंथ का है। रानीगंज कोलफील्ड, रानीगंज कोलफील्ड की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 6 से 9 महीना का होता है, 6 to 9 मंथ का होता है। वहीं हम लोग अगर असम कोलफील्ड का बात करते हैं तो यहाँ पे जो होता है वो होता है 2 से 6 सप्ताह का होता है। वीक, यहाँ पे वीक है, एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे क्या सप्ताह है। तुम लोग थोड़ा सा जगह और छोड़ देना, अगर किसी चीज का और मिले पता चले उसको भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तुम लोग किस चीज के बारे में पता चलता है तो इसके बारे में पता चल कर लेना। नहीं रे, 9 से 12 महीना, मेरा माइंस का 18 महीना है, झरिया कोलफील्ड में पड़ता है हम लोग। भेज दो अपना डेटा माइंस का, ठीक है। तुम लोग लिख लो, अगर चाहो तो 9 से 12 महीना लिख लो, लेकिन एग्जैक्ट डेटा 18 महीना, मेरा माइंस का 18 महीना है। तो हम लोग खुद चेक करवाए, 18 महीना हम लोग अपना है, लेकिन इंक्यूबेशन पीरियड 18 मंथ्स है। हम लोग का खुद का सिम का 18 महीना, चेक कर लो। धोरी अंडरग्राउंड का जो कुल सिम है 18 महीने का है। कारो स्पेशल 3, इसीलिए इसका नाम पड़ा स्पेशल 3, कारो स्पेशल 3 सिम में आते हैं हम लोग 18 महीने का। ये हो गया हम लोगों का, ये क्वेश्चन लिख लिए। अब इसके बाद लिखो, ये वाला हो गया हम लोग का। अब इसके बाद हम लोग ना एक दो क्वेश्चन और लिखते हैं। देखो, इन विच मेथड, देखो इन विच मेथड ऑफ माइनिंग, देखो ज्यादातर इसमें इस मेथड में यूज किया जाता है। इसको लिख लेना, ये सवाल आप लोग एग्जाम से भी आ सकता है। देखो 22 नंबर, इन विच मेथड ऑफ माइनिंग, विच मेथड ऑफ माइनिंग, इन विच मेथड ऑफ माइनिंग, ठीक है, किस मेथड माइनिंग में, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, CO2 एंड नाइट्रोजन, CO2 एंड नाइट्रोजन, देखिए CO2 नाइट्रोजन इंजेक्टेड थ्रू बोरहोल, बोरहोल के थ्रू ना हम लोग CO2 और नाइट्रोजन को इंजेक्ट करते हैं माइन। किस मेथड में हम लोग, ये मतलब नाइट्रोजन फ्लशिंग और इसका बात हो रहा है, नॉर्मली बोरहोल करके ही होता है। तो नाइट्रोजन फ्लशिंग या CO2 का जो फ्लशिंग होता है किस मेथड में करते हैं हम लोग, किसको बोलते हैं हम लोग, आप लोग नाम सुने होंगे, बीजी मेथड यानी ब्लास्टिंग गैलरी मेथड। किसमें हम लोग करते हैं, ब्लास्टिंग गैलरी मेथड। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ क्योंकि दिख नहीं रहा था रेड वाला, ब्लू और लाल से ब्लैक से लिखते हैं, लाल वाला ना दिखता नहीं है थोड़ा, इसलिए ब्लैक और ये कलर इस्तेमाल करता हूँ, ब्लू का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद लिखो, ये वाला हो गया। देखो राइट द फायर फाइटिंग प्लान में ना, वो थोड़ा फायर फाइटिंग प्लान का आरएफ वगैरह है, उसको हम लोग लिख लेंगे थोड़ा देर में, रहने दो इसको। ये वाला हो गया। अच्छा इसके बाद लिखो, बाय विच डिवाइस स्पॉन्टेनियस हिटिंग एग्जामिन कंटिन्यूअसली, लिखो क्वेश्चन क्या है, बाय विच डिवाइस या बाय विच अरेंजमेंट, तुम कुछ भी कर सकते हो, लिखो बाय विच डिवाइस स्पॉन्टेनियस हिटिंग, स्पॉन्टेनियस हिटिंग या कोई भी चीज होता है ना माइंस में, जितना भी एक्टिविटी होता है गैस रिलेटेड, और गैस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होता है,
ठीक है, गैस रिलेटेड एक्टिविटी लिख लो, गैस रिलेटेड एक्टिविटी, ठीक है, स्पॉन्टेनियस ड्रिंक shall be examined continuously लगातार क्रमगत हम लोग तरीके से उसका जांच करते हैं, लगातार जांच करते रहते हैं। किस डिवाइस को, टेली मॉनिटरिंग सिस्टम, अभी सब जगह बोल दिया है, अभी LMD टेली मॉनिटरिंग सब जगह बोला है, ठीक है ना, सब डिग्री 3 माइंस में तो मस्ट कर दिया है, टेली मॉनिटरिंग डिवाइस लगा देना आपको, वो सरफेस से ही तुमको पता चल जाएगा कि नीचे क्या हो रहा है। उसमें क्या होता है, फेस के सामने ना एक रिसीवर पॉइंट होता है, फेस जैसे मान लो फेस है, तो फेस में हम लोग क्या करते हैं, एक रिसीविंग टाइप का रहता है, वो रिसीव करते रहता है कंटिन्यू, और एक तार के माध्यम से सरफेस से कनेक्टेड होता है, और सरफेस पे क्या होता है, एक रिसीवर लगा होता है, वहां पे सारा डेटा, सारा रिकॉर्ड कंटिन्यू चेक होते रहता है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। देखो, एट व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, अच्छा इससे पहले सवाल लिखो, ज्यादा अच्छा है। देखो, बिफोर लिखो, बिफोर हाउ मेनी डेज नोटिस टू बी सेंट टू RI फॉर रीओपनिंग ऑफ सील्ड ऑफ एरिया, ये वाला, बिफोर हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी डेज notice for reopening of sealed off area shall be sent। तो रीओपनिंग करना आपको सील्ड ऑफ एरिया, तो नोटिस आपको देना होगा कि सर सील्ड ऑफ एरिया खोलना है, तो जो सील्ड ऑफ एरिया का नोटिस दिया जाता है ना, तो तुम्हारा, इसमें मैं डायरेक्ट कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है, तुम लोग भी इसका बता सकते हो। तो कितना दिन पहले हम नोटिस देते हैं हम लोग, बिफोर 14 डेज, कितने दिन पहले, बिफोर 14 डेज, 14 डेज पहले देते हैं, किसको देते हैं हम लोग, टू RI को देते हैं, RI को देते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले गैस का जांच होता है, ठीक है, क्या होता है, गैस का जांच होता है, गैस का जांच करके हम लोग देख लेते हैं कि उसमें है कि नहीं। कोई बता सकता है कि ऑक्सीजन उसमें कितना % होना चाहिए, ऑक्सीजन कितना से कम होना चाहिए, कितना % से कम होना चाहिए, ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, लेस देन कितना % होना चाहिए, 2% होना चाहिए, ये कंडीशन है, ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, लेस देन 2%। इससे क्या होता है, इसमें आग बुझ जाती है, इसका मतलब होता है कि जब ऑक्सीजन लेस देन 2% होता है ना, स्पॉन्टेनियस हीटिंग स्टॉप हो जाता है। क्या इसमें मिलता है हमको पता है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग जो है ना वो स्टॉप हो जाता है, हीटिंग स्टॉप, बंद हो जाता है। तो अगर लेस देन 2% हो गया तो तुमको समझ में आ गया कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग मेरा बंद हो चुका है, हम लोग ये कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें रही आप लोगों से रिलेटेड इसमें, और थोड़ा सा सील्ड ऑफ एरिया का जो ओपनिंग बारे में थोड़ा बताएंगे, ठीक है। इसमें इसमें याद रखना, जो सील्ड ऑफ एरिया जो ओपन होता है ना, ये सील्ड ऑफ एरिया जो ओपन करता है, कौन करता है, ठीक है, रीओपनिंग इज डन बाय, कौन करता है, वो बता सकता है, रीओपनिंग इज डन बाय, किसके द्वारा होगा, वो किसके द्वारा होगा, कौन बताएगा, ओवरमैन, रेस्क्यू ट्रेन पर्सन, रेस्क्यू ट्रेन पर्सन द्वारा होता है। रीओपनिंग जो होता है किसको द्वारा, रेस्क्यू ट्रेन पर्सन, और इसमें कितने रेस्क्यू ट्रेन पर्सन जाते हैं, 2 to 3, 2 से 3 लोग जाते हैं, 5 से 6 लोग जरूरत नहीं पड़ता है, 2 से 3 लोग काफी होते हैं, वही लोग जाके इसको ओपनिंग करते हैं विथ एपरेटस के साथ, नॉट दैट कि ऐसे चला गया, ऐसे चलाया, ऐसा नहीं होता है, विथ एपरेटस के साथ 2 से 3 लोग जाते हैं और उसको ओपनिंग करके आते हैं, क्या भाई ये है सारा का सारा स्टेटस, सैंपल वगैरह लेके जांच करना होता है, ऐसा नहीं होता, बहुत सारा तरीका है इसमें। कभी बोले ना कि इसको एक पूरा सेटअप है, पूरा पूरा अरेंजमेंट है, इस पे मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना, इस दौरान क्या होता है ना, हम लोग फेंसिंग कर देते हैं, ठीक है, कितना मीटर, 45 मीटर, इसी में लिख लो, ठीक है, 45 मीटर इन रिटर्न साइड वे शैल बी फेंस्ड, इस दौरान क्या होता है, 45 मीटर इन रिटर्न, रिटर्न साइड, रिटर्न साइड, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, रिटर्न साइड शैल बी फेंस्ड, उसको फेंस कर देना है। जैसे समझाता हूं, देखो, जैसे इमेजिन करो क्या होता है, मैं समझा देता हूं। तुम लोग कभी आइसोलेशन स्टॉपिंग जब हम पढ़ाए थे, उसमें एक आपको बताया था ना, एयर ब्लीडिंग पाइप, ऐसा बताया था, आपको याद है, कभी बताए थे, नहीं बताया तो ध्यान सुन लो क्या होता है। सर मान लो सपोज ये मेरा पैनल है, पैनल
बगल में स्पॉन्टेनियस हीटिंग या कोई भी इंडिकेशन मिला कि भाई हम मेरा माइंस में आग लगने वाला है। नोटिस बिफोर 30 डेज होगा, ठीक है, चेक करेंगे, ठीक है, चेक करेंगे। बहुत हल्का बोल रहा, 30 डेज होगा, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, चेक चेंज कर देता हूं, ठीक है, इसको कर लो, चेंज कर लो, इसको काट के ना 30 डेज कर लो। हमको लग रहा है ना ये इनंडेशन वाला शायद इसमें डेटा और उसका डेटा उसमें चला गया, ठीक है, इसको 30 डेज कर लो। पर मेरा भी नॉलेज में ना बहुत गलत डेटा मुझे याद था, अभी भी पता नहीं कि मुझे 14 डेज का ही डेटा लग रहा है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, इसको 30 डेज कर देता हूँ मैं भी अपना नोट्स में। चलो तुम लोग जो इतना लोग बोल रहे हो तो कॉन्फिडेंट है तुम लोग सही बोल रहे होगे, मेरे पास ही भूल डेटा था, भूल ही डेटा लिखा। तो इनटेक और रिटर्न जा रहा है, तो किसी कारण से क्या हो, मेरा मान लो यहाँ पे सीओ डिडक्ट हुआ, सीओ डिडक्ट हुआ तो पूरा माइंस में सीओ का कंडीशंस मिलने लगा। हम लोग क्या किए, हड़बड़ी में क्या किया, हम लोग इसको फटाफट क्या किया, सील कर दिए। हम लोग चलो यार बंद करो, बहुत काम हो गया, बंद करो, सारा का सारा पार्ट को हम लोग सील कर दिए, पूरी तरह पैनल सील हो गया। जब पैनल सील होता है ना, तुमको पता होना चाहिए वहां पे एक सैंपल पाइप लगा देते हैं, ताकि हम लोग उसके अंदर का गैस का मॉनिटरिंग कर पाए, यही नियम। सैंपल पाइप लगा के हम लोग क्या करते हैं, गैस का मॉनिटरिंग हम लोग करने के लिए सैंपल पाइप लगा देते हैं। सैंपल पाइप लगा हुआ, इसमें सैंपल लेके रेगुलर जांच करना होता है, ठीक है, ठीक है। कितना क्या करते हैं हम लोग, इसमें सैंपल पाइप लगा के हम लोग क्या करते हैं, सैंपल पाइप के जरिए हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू उसका अंदर का मॉनिटरिंग को हम लोग मॉनिटरिंग करते थे क्या। तो जैसे ही देखो, अब इसमें क्या है, ऑक्सीजन मैंने बताया था कि ऑक्सीजन है, जैसे जैसे ऑक्सीजन खत्म होगा, मैंने फायर चैप्टर में आपको स्टार्टिंग बताया था फायर ट्रायंगल में कि फायर के लिए 3 चीज, क्या क्या, तुम्हारा फ्लेमेबल मटेरियल होना चाहिए जो कि कोल है यहाँ पे जो कि रहेगा, ऑक्सीजन चाहिए, और क्या होना चाहिए साथ ही साथ तुम्हारा एक टेम्परेचर होना चाहिए। तो टेम्परेचर वगैरह चेक करते रहेगा रेगुलर बेसिस पे, और ऑक्सीजन देखेंगे कब घट रहा है। तो जैसे ऑक्सीजन लेस देन 2% हो जाता है ना, तो ऑक्सीजन जैसे ही लेस देन 2% होता है तो हम लोग तुरंत उसको भेज देते हैं कि हमको ओपनिंग करना है। तो ओपनिंग करने का जो नोटिस दिया था कितना दिन पहले, जैसे बच्चों लोग भी बताया सर 13 डेज होगा, तो 30 दिन पहले हम नोटिस देते हैं टू आर आई को हम नोटिस देते 30 दिन पहले कि ओपनिंग करना है, ठीक है। 30 दिन पहले हम लोग आर आई को नोटिस देते हैं कि हमको क्या करना, ओपनिंग करना है, जब ऑक्सीजन लेस देन 2% हुआ, ठीक है। रीओपनिंग करने से पहले रेस्क्यू 10% को बोला जाता है। कुछ बच्चा बोल रहा है कि सर इसमें भी मिनिमम 3% हुआ, तो ब्रैकेट में लिख लो मिनिमम 3 कर लो, ठीक है, मिनिमम 3 आई, 2 से 3 हम पढ़े कहीं, पर मिनिमम 3 बोला था, चलो मिनिमम 3 लिख दिए हम लोग, ठीक है। अब 45 मीटर क्या करते हैं, इनसाइड देखो रिटर्न साइड, जैसा मान लो ये तुम जब ओपन करोगे तो ओपनिंग करने का नियम क्या होता है, एक तुम जैसे इंटेक साइड खोलोगे ना, अगर तुम्हारा रिटर्न इधर है या इधर है जहां भी है ना, उस रिटर्न को तुमको एक खोलना पड़ेगा, एक साथ खोलना पड़ेगा, इसको और इसको एक साथ खोलना होता है ताकि वेंटिलेट कर पाओ इस पार्ट को, ठीक है। और रेस्क्यू 10% ना पहले क्या होता है, थोड़ा सा खोल के थोड़ा सा ओपनिंग किया जाता है, थोड़ा सा, ताकि एक रेस्क्यू 10% आसानी से उसके अंदर एंट्री कर पाए। वो जाके उसके अंदर का सैंपल उम्पल लेके चेक करके आते हैं, पूरा अपरेटस पहन के जाते हैं, वो सब चीज टेम्परेचर उम्परेचर सैंपल उम्पल लेके आते हैं कि हाँ भाई ठीक ठाक है कि नहीं। उसके बाद धीरे धीरे उसको वेंटिलेट किया जाता है। तो वेंटिलेट करेंगे ना तो इससे 45 मीटर दूरी तक हम लोग पूरी तरह फेंसिंग कर देंगे ताकि कोई व्यक्ति रिटर्न में ना चला जाए। तुम बोलोगे सर उससे क्या दिक्कत है, दिक्कत यह है कि इसमें क्या मिला, सीओ, सीओ के कारण बंद किए ना, अब तुम वेंटिलेट करोगे तो सीओ तो निकलेगा बाहर। अब कोई व्यक्ति अगर 45 मीटर या रिटर्न में उसका खड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, वो सीओ से क्या हो सकता है, सीओ को इनहेल कर सकता है और उसका नुकसान हो सकता है, उसका जान भी जा सकता है। इसीलिए 45 मीटर रिटर्न साइड को हम लोग क्या करते हैं, पूरी तरह फेंस कर देते हैं। फिर क्या होता है, जैसे रेस्क्यू 10% आया, जांच उच किया, बोला सर ठीक है आप खोल सकते हैं, फिर इसको और इसको खोल के हम लोग क्या करेंगे, 2-4-10 दिन के लिए छोड़ देंगे वेंटिलेट होने के लिए, लेकिन रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे, कहीं आग तो फिर से नहीं लग रहा ना, कहीं सीओ फिर तो नहीं बन रहा ना, ये सब चीज का मॉनिटरिंग करेंगे। फिर धीरे धीरे क्या होगा, वेंटिलेट होगा, फिर 2 पिलर 3 पिलर जब पूरा पूरा धीरे धीरे वेंटिलेट होगा, उसको धीरे धीरे फोर्सिंग करते करते जाएंगे हम लोग। अब वेंटिलेट करते करते पूरा को पूरा पैनल को वेंटिलेट करते हम लोग चालू कर लेंगे। तो इस तरह से क्या होता है, कोई भी सील्ड ऑफ एरिया को हम लोग क्या करते हैं, बंद भी करते हैं और ओपन भी करते हैं। बंद करते हैं आग लगने पे, और जब बुझ जाता है, जब ऑक्सीजन मेरा 2% से कम हो जाता है तो हम लोग उसको ओपन करते हैं, ठीक है। ये 2-3 चीजें हो गई। एक सवाल, अब एक क्वेश्चन और, ये सारी चीजें हो गई। अब रिवर्सिबल ऑफ वेंटिलेशन, आप लोग वेंटिलेशन में मैंने बताया था कि रिवर्सिबल ऑफ वेंटिलेशन जो होता है वो करना होता है ना, रिवर्सिबल अरेंजमेंट करते हैं, वो भी सवाल इसी में लिखा हुआ है। वो डिग्री 2 और 3 में मैंडेटरी है ना, डिग्री 2 और 3 में करते हैं। बाद बाकी क्वेश्चन आप लोग सारा चीज पढ़ चुके जानते हो। एक क्वेश्चन और है, राइट द आरएफ ऑफ फायर फाइटिंग प्लान। आरएफ के बारे में फायर फाइटिंग प्लान का भी मैं पढ़ाया था, आपको याद होगा, आरएफ ऑफ फायर फाइटिंग प्लान।
तो फायर फाइटिंग प्लान का आरएफ क्या होता है, आपको मैंने बताया था कितना होता है, 2000 क्या होता है, 1 होता है। ये सब मैंने आपको बताया, ये सब आपको पता है, ठीक है। अब ग्राम्स रेशियो वाला थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ग्राम्स रेशियो क्या होता है, उसमें एक छोटा सा नोट्स आपके क्लास का आखिरी पॉइंट रहेगा, इसको हम लोग खत्म करेंगे ग्राम्स रेशियो, ठीक है। इस क्लास का सबसे आखिरी टॉपिक हम लोग ग्राम्स रेशियो को करेंगे। ग्राम्स रेशियो करने के बाद टॉपिक सारा का सारा खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। हेडिंग क्या है, लिखो ग्राम्स रेशियो, GRAHAMS, ठीक है, ग्राम्स रेशियो, ठीक है। ग्राम्स रेशियो के ऊपर RATIO, ठीक है। ग्राम्स रेशियो के ऊपर हम इस क्लास को करते हैं, इसको जानते हैं क्या है नहीं है, ठीक है। देखो थोड़ा सा समझ लेना इस बेसिक पॉइंट को, क्या है इसमें। देखो जैसे जैसे कहीं पे आग लगता है, ठीक है, तो आग लगने के बाद सबसे पहले जो बनती है, देखो ये चीज है क्या, पहले समझते हैं। मान लो हमको जानना है कि आग किस स्टेज में है, आग का स्टेज क्या है, तुम कैसे पता करोगे। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बोलूं कि तुमसे ऐसे मान लो कोई बोला कि सर एक आदमी आया था और सबको मार के गया, एक सवाल आता है कि भाई वो आदमी तो कितना उम्र का था, कोई पहलवान होगा तभी ना पिट के गया होगा। उसी तरह आग किस स्टेज में है तुम्हें पता चलेगा उसका सीओ से, परसेंटेज ऑफ सीओ, क्योंकि जितना आग उतना सीओ, सिंपल बात, जितना आग उतना धुआं, जितना धुआं उतना सीओ, ठीक है नहीं, तो सीओ से पता चलेगा। तो ग्राम्स रेशियो एक सिंपल कंसेप्ट है, ग्राम्स रेशियो में एक प्रैक्टिकल ये चीजें है, प्रैक्टिकली इसको करके देखा गया है। क्या क्या मिलता है इसमें, ग्राम्स रेशियो से क्या पता चलता है कि कौन, अगर ग्राम्स रेशियो का वैल्यू अगर कुछ आता है तो कौन आग का स्टेज क्या होगा, है ना, आग का स्टेज के बारे में पता चलता है। ग्राम्स रेशियो से क्या पता चलता है, आग का स्टेज, आग किस अवस्था में है। तो पहले हम लोग ग्राम्स रेशियो का फॉर्मूला जानते हैं, यानी ग्राम्स रेशियो RATIO, जी रेशियो में लिख दे रहा हूं, ग्राम्स रेशियो बराबर क्या होता है, इसका मतलब होता है CO फॉर्म्ड बाय O2 कंज्यूम, ऑक्सीजन कंज्यूम। तो ध्यान समझना, किसी भी माइंस में कितना CO फॉर्म हुआ है, कितना O2 कंज्यूम हुआ है, इन दोनों का रेशियो को अगर तुम निकाल लोगे तो तुमको पता चल जाएगा उसका ग्राम्स रेशियो क्या है, सिंपल। अब ये बेसिक सोच क्या है इसके पीछे, मैं सिंपल फिर समझाता हूं। देखो जब आग लगेगा तो क्या बनेगा, CO बनेगा और ऑक्सीजन कंज्यूम होगा। तो जितना ज्यादा CO बना है वो इस बात को बताएगा उतना आग तेज है, बेसिक सोच है ये बस। तो ग्राम्स रेशियो में क्या था, CO फॉर्म O2 कंज्यूम करेंगे हम लोग और पता चल जाएगा मेरा ग्राम्स रेशियो क्या है। अब ग्राम्स रेशियो का वैल्यू आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। तो ग्राम्स रेशियो का वैल्यू, ठीक है, उसके हिसाब से फायर का स्टेटस हमको पता चलता है। क्या बोलता चलता है, यानी देखो क्या पता चलता है, हम लोग बोले ग्राम्स रेशियो का वैल्यू, अगर ग्राम्स रेशियो का वैल्यू देते और हमको क्या पता चले, स्टेटस पता चल जाएगा, एक दिया हुआ चार्ट है। अगर ग्राम्स रेशियो अगर आपका इतना आता है तो इसका मीनिंग ये निकलता है, कुछ कुछ बुक में, जैसे आज भी बच्चा लोग भेज रहा था जो जयंत कुमार जसवारा का बुक का है, उसमें 0.5 तक दिया हुआ है। लेकिन हम भी जो किताब में पढ़े बाद में, जब हम भी इसको अपडेट किए ना, तो बहुत सारा बुक में यही वाला लिखा हुआ जो मैं लिखा रहा हूँ, अप टू 1% से स्टार्ट किया है। कुछ बुक में आपको 0.5 से स्टार्ट मिलेगा कि 0.1 से 0.5, ठीक है। तो ऐसा नहीं, ये वाला लिखो, ज्यादा सुटेबल है, सब बुक में ही मिलता है। नॉर्मल टू सीम, अगर कहीं पर आपको पॉइंट अप टू 1% तक एक वैल्यू आता है ग्राम्स रेशियो का, इसका मतलब क्या होता है, सीम का नॉर्मल है, नॉर्मल सीम है जिसमें कोई चेंजेस नहीं हुई है। अगर ग्राम्स रेशियो का मान 1 to 2 आता है, 102, मतलब एक्सीड 1 बोल सकते हो, 2 तक आता है, अगर ऐसा कंडीशन होता है तो इसका मतलब क्या होता है, इट इंडिकेट करता है स्पॉन्टेनियस हिटिंग स्टार्ट, ठीक है, स्पॉन्टेनियस हिटिंग स्टार्ट, स्पॉन्टेनियस हिटिंग ना स्टार्ट हो चुका है, आपका माइंस में स्पॉन्टेनियस हिटिंग स्टार्ट हो रहा है, अगर इस तरह का वैल्यू आ रहा है। उसी हिसाब से अगर ग्राम्स रेशियो का वैल्यू अगर एक्सीड 2 से अगर 3% तक हो जाए, अगर ऐसा मिलता है, ठीक है, तब क्या होगा, स्पॉन्टेनियस हिटिंग रैपिड, क्या होगा, स्पॉन्टेनियस हिटिंग रैपिड, रैपिड मतलब फास्ट हो रहा है ना, रैपिड मतलब तेजी से हो रहा है, तेज हो रहा है, तेज, रैपिड मतलब क्या रहा है, वो तेज हो रहा है, तेजी से हो रहा है ना, तेजी से चल रहा है, वहां पे स्पीड में हो रहा है। अगर इसी रेशियो को अगर मान लो 3 से अगर ज्यादा हो जाए, 4 तक रहे, तो क्या मतलब है, इसका मतलब हो जाएगा आपका स्पॉन्टेनियस हिटिंग अप्रोचेस टू फायर, ठीक है, स्पॉन्टेनियस हिटिंग, स्पॉन्टेनियस हिटिंग अप्रोचेस
टू फायर, मतलब स्पॉन्टेनियस हीटिंग होते होते अब कहां लग गया, अब आग में आ चुका है। अब स्पॉन्टेनियस हीटिंग नहीं, अब आग चूहा लग चुका है। और अगर एक्सीड 4 हो जाएगा, इसका मतलब होता है कि एक्टिव फायर, एकदम पूरा का पूरा फायर अब रेडी हो चुका है। ठीक है, पूरा का पूरा जो फायर है ना, वो एक्टिव फायर के रूप में बदल चुका है, अब एक्टिव फायर हो चुका है। ठीक है, जिसको ये तुम्हारा अब उसको मतलब अब कोई तरह का निदान नहीं है, आग लग चुका है। तो ये स्टेटस है। बहुत सारा बुक में 0.51 ऐसे करके लिखा हुआ है। मेरा पुराना जो नोट्स में मेरे बच्चों को दिया था उसमें वही लिखा हुआ था, फिर बाद में मैंने इस नोट्स को चेंज करके ये डेटा दिया। इसका मतलब ये साबित हुआ कि कटा हुआ है यहाँ पे, इससे एक बात प्रूव हुआ कि ये वाला जो डेटा है अपडेटेड डेटा है। बहुत सारा बुक जो स्टैंडर्ड बुक से इसी चीज को फॉलो करता है ना। तो इसी डेटा को आप लोग याद रखना कि अप टू 1% नॉर्मल टू द सिम, 1 से 2% स्पॉन्टेनियस हीटिंग स्टार्ट, 2 से अगर 3 होता है तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग रैपिड तेजी से हो रहा है, 3 से 4 हुआ तो अप्रोचेस टू द फायर है, और 4 से अगर ज्यादा हो गया तो एक्टिव फायर का जोन में जा चुका है। अब उसका कोई रास्ता नहीं है, सारी चीजें खत्म हो चुकी है, सारा कहानी खत्म हो गया, सारा का सारा चीज खत्म हो चुका, आग लग चुका है मेरा। तो ये सारा का सारा चीज था, सारा का सारा चीज। इसी क्लास में एक क्लास तुम लोग और करना, जो केमिकल्स वाला चैप्टर पढ़ाए थे, है ना। केमिकल्स वाला चैप्टर में तुमको याद होगा कि हम अलग अलग तरह का फायर एक्सटिंग्विशर और उसमें कौन सा केमिकल यूज होता है मैं बताया था आपको। तुमको क्या करना, वो फायर एक्सटिंग्विशर का नाम, उसमें जो केमिकल यूज हो रहा है आपको उसी में लिख लेना है, थोड़ा जगह और छोड़ देना है। ठीक है, कुछ चीज आपको याद होगा, आने वाले फ्यूचर में आपको और कुछ मिलेगा, ठीक है नहीं, तो उसको भी आपको क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, कुछ कुछ चीज आपको मिलेगी, मैं नोट्स में भी दूंगा, कुछ एडवांस चीजें मिलेगी आपको आने वाला टाइम में, तो उसको भी क्या करना है, इसमें डाल देना है, छोड़ना नहीं। ठीक है, आने वाला टाइम में आपको मिलेगा। तो ये सारी चीजें रही आप लोगों से रिलेटेड, जो कि खत्म हो गया। ये सारा का सारा टॉपिक क्वेश्चंस फायर से था। आज एक बात फिर बोलेंगे, आज सोने से पहले सब बच्चा एक बार सीएमआर का पूरा फायर टॉपिक पढ़ेगा, उसके बाद सोएगा। इससे तुम्हारा फायदा बहुत होगा, तुम सोच नहीं सकते हो। तुम एक बार आज फायर पढ़ लेना, उसके बाद फिर बताना एक्सपीरियंस जो भी हो, ग्रुप में बताना। हम ग्रुप का मैसेज देखेंगे, हम चेक करेंगे कि आप लोग क्या क्या टाइप की हो। हाँ, एक सवाल आ रहा है कि सर टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, देखो टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर पहले क्लास में हुआ, जैसे CO2 फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग तुम्हारे इलेक्ट्रिकल फायर में इस्तेमाल करते हैं, ABC टाइप वो सॉलिड लिक्विड गैस में इस्तेमाल होता है। तो ये सब पहले भी हम लोग कर चुके हैं कि कौन कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर पहले क्लास में हुआ है। ऐसा नहीं, मतलब पूरे डिटेल्स में नहीं बताया कि मैंने कि ये फायर एक्सटिंग्विशर, ये फायर एक्सटिंग्विशर। उतना फायर एक्सटिंग्विशर पढ़ने के लिए क्लास में तो टाइम है नहीं कि हर एक फायर एक्सटिंग्विशर को डिस्क्राइब कर पाऊं खोल के उसका। जैसे कि हम लोग वीडियो में एक बना के रखे हैं, अपलोड करना मैं भूल गया उसको, तो मैं उसमें उतना नहीं बता पाऊंगा। लेकिन ये भी है कि फायर एक्सटिंग्विशर का जो यूज है आपको पता है, जैसे तुमको खुद पता है सॉलिड लिक्विड गैस में आज सवाल हो रहा था, तो क्या ABC तुम लोग बोले ड्राई पाउडर होता है, इलेक्ट्रिकल में CO2, बस यही तो है, ठीक है नहीं, यही तो है। और इसका रिगार्डिंग हम लोग एक बार नोट्स भी दिए हैं आप लोगों को, हमको याद होगा, उसी केमिकल वाला चैप्टर में होगा, है कि नहीं है, दिया हूं कि नहीं दिया हूं, पहले बताओ। आप लोग को फायर एक्सटिंग्विशर से रिलेटेड जो पढ़ा रहे थे तो उसमें नोट्स में नहीं बताया गया कि कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर। हाँ, वीडियो अपलोड कर दूंगा फायर वाला, चलो मैं समझ गया राहुल तुम्हारा। ठीक है, तो तुम लोग का क्या जानना है बताओ, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज जानना है, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर क्या यूज होता है ये, ये जानना है। तो ठीक है, लिखो लिखो फायर एक्सटिंग्विशर एंड यूज लिख लो। तो लिख लो, छोटा सा टॉपिक अगर छूटा हुआ होगा शायद, मैं पढ़ाते समय आउट हो गया मेरे ब्रेन से, लिख लो इसको, लिख लो लिखो फायर एक्सटिंग्विशर एंड देयर यूज, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्यों छोड़ोगे, अगर ऐसा है तो शायद हो सकता है मेरे ध्यान से हट गया हो, शायद मैं नहीं बता पाया। अब लिख लो फायर एक्सटिंग्विशर एंड देयर यूज, दो जगह दो कॉलम बनाओ, एक तरफ लिखो फायर एक्सटिंग्विशर, दूसरा तरफ लिखो यूज। एक तरफ क्या लिखोगे फायर एक्सटिंग्विशर, दूसरा तरफ क्या लिखोगे उसका यूज लिखेंगे। ठीक है, सो खत्म करेंगे। कहाँ रख दिया पेन, चलो तो एक तरफ क्या लिखेंगे हम लोग, फायर एक्सटिंग्विशर लिखेंगे, तो दूसरा तरफ क्या करें, यूज करेंगे उसका। ठीक है, तो फायर एक्सटिंग्विशर का आप सब नाम जानते हो, हम लोग लिखेंगे उसके साथ यूज। नहीं, पहले यूज तुम्हारा फायर लिखेंगे और यूज लिखेंगे, सॉरी फायर और फायर एक्सटिंग्विशर लिखेंगे, ये अच्छा रहेगा। ठीक है, सॉरी ये लिखो फायर और फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। किस तरह का फायर है, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर। तो पहला नंबर लिखो इलेक्ट्रिकल फायर। इलेक्ट्रिकल फायर, अगर इलेक्ट्रिकल फायर कहीं लगा हो
तो कहीं पर जो इलेक्ट्रिकल फायर उसमें कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं? CO2 प्रेशर टाइप, ठीक है, यूज इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट लिखो बी नंबर, हो गया एक, बी नंबर लिखो। जैसे तुम्हारा हो गया ऑयल, अगर ऑयल है कॉमा, ऑयल कॉमा दो, कन्वेयर बेल्ट, बेल्ट है कॉमा लिखो, कोल है, कोल है, ये सब चीज में लगा है। इसमें क्या यूज करेंगे हम लोग? इसमें फॉर्म टाइप, कॉमा ये इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर्म टाइप इस्तेमाल होगा, कॉमा दो, लिखो ड्राई पाउडर टाइप। इसका ना एक चार्ट दे दूंगा मैं आप लोग को, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, फॉर्म टाइप, ड्राई पाउडर टाइप, जिसको हम लोग एबीसी टाइप भी बोलते हैं। ड्राई पाउडर का नाम क्या है? एबीसी टाइप बोलते हैं। ये सब इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, ये इस्तेमाल होता है। और तीसरा नंबर लिखो वुड में, अगर वुड है, लकड़ी है तो, वुड है तो क्या होगा? सोडा एसिड टाइप, सोडा एसिड टाइप या फिर सोडा एसिड टाइप या वाटर, और वाटर का इस्तेमाल होगा, ठीक है। चलो यही है, लो हो गया। तो फिर तुमको बोले तो हो चुका है, तुम ही लोग ना बोला कि सर नहीं हुआ है, हो नहीं हुआ है, तो अब क्या जानना चाह रहा था? तो और क्या है खदान में? क्या है बोलो? बेल्ट, कन्वेयर, कोयला, ऑयल, इलेक्ट्रिकल, लकड़ी। इसके अलावा खदान में क्या मिलेगा बताओ? क्या मिलेगा बताओ? तुम्हें खदान में क्या उम्मीद करता है जिसमें आग लगेगा? केमिकल खदान में कहां मिलेगा यार? डस्ट में आग कहां मिलेगा? जिसमें आग लगेगा उसका उड उड लकड़ी में, सोडा एसिड टाइप और वाटर। मैं बोला था आप लोग पढ़ा चुका हूं, तुम ही लोग जिद कर दी सर नहीं पढ़ा है। लो हो गया, मिल गया संतुष्टि। चलो, तो ये सारी चीजें रही, ये सारे क्लासेस में आपको बताया गया है, ठीक है। ये सारी चीजें देखो मोटा मोटी जो आपका, अब अगर हम बात करें अच्छे से, तो हैजर्ड्स का जो चैप्टर था ना, माइन हैजर्ड्स, खत्म हो चुका है। इसमें डस्ट पढ़ लिए तुम लोग, फायर पढ़ लिए, इनंडेशन पढ़ लिए, हर एक चीज को खत्म कर लिए। एक छोटा सा टॉपिक छूटा हुआ एक्सप्लोजन वाला, जैसे मिथेन एक्सप्लोजन, कोल डस्ट एक्सप्लोजन और स्टोन डस्ट बेरियर, तीनों उसी का पार्ट है, तीनों चीज उसी का पार्ट है ना, तीनों चीज का पार्ट है, और कोर्स का इधर का सिलेबस का ही पार्ट है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखता हूं कल का जो टॉपिक है हम लोग होगा, तो इस टॉपिक को भी निपटा ही देंगे, है ना। हैजर्ड्स पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद जो भी चीजें बचेगी हैजर्ड्स के बाद जितना भी चीज बचेगा, जैसे तुम बोलोगे सर इसके बाद क्या बचेगा, जैसे होलेज एक बड़ा चैप्टर के रूप में सामने है, और ओपन कास्ट मैसनरीज एक बड़ा चैप्टर है। तो ये दो चीजें जो बचेगी वो लोग हम लोग क्लासेस पे 2-2 दिन 3-3 दिन करके देंगे, हो जाएगा खत्म, ज्यादा लगेगा नहीं टाइम। कॉलेज में तो थोड़ा बहुत का टाइम है, हो जाएगा, बाइंडिंग तो कर ही लियो तो उसमें, और बाकी सब छोटा छोटा है, वो क्लास में रिवीजन करते हुए, हम लोग बीच में पढ़ते हुए, डिस्कशन करते हुए खत्म कर ले तो ज्यादा बेहतर है। सबसे मतलब मेरा सोच सिंपल ये है कि टारगेट ये है कि जितना बड़ा बड़ा चैप्टर है ना, सब दिसंबर तक खत्म कर दो। सोच है ये, सब बोले थे 14 जनवरी तक खत्म करना है, लेकिन अब सोच है कि नहीं, जनवरी दिसंबर में ही खत्म कर ले तो ज्यादा बेहतर है। इससे फायदा ये होगा ना, ब्रेन में स्ट्रेस घट जाएगा, मतलब ब्रेन खुल के कोई भी टॉपिक पूछ पाएगा, डिस्कशन कर पाएंगे। जैसे क्या होता है अभी देखो, इमेजिन करो, अभी पढ़ाने आता हूं तो लगता है ये टॉपिक पढ़ाई नहीं कैसे पूछे, लेकिन एक बार सिलेबस खत्म होने के बाद फिर मन में कभी शंका नहीं रहेगा कि पूछे कि नहीं पूछे। तो वही सोच के साथ ये, अच्छा एक दिन मैं और ये सोच रहा हूँ, आप लोगों से मैं राय लेना चाहता हूँ कि नीरज सर से जो नॉन टेक्निकल क्लास उससे भी बात कर लूंगा, तो उनका जिस दिन क्लास नहीं रहता है, हम सोच रहे एक दिन छुट्टी लेके आपको सुबह में मैं पढ़ा, 2-3 घंटा, 2-3 घंटा कम से कम क्लास दिया जाए, कम से कम 3 घंटा के आसपास। तुम लोग एक दिन रेडी रहो किसी दिन इसी सप्ताह में,